मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पड़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यताओं को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी तो ले ली, लेकिन उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ दरवाजे पर दो महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माँ देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का? खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तमाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह के व्यंग्य सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था।
पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के न थानेदार होत को, मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़रूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपने 10वीं की परीक्षा भी नकल से ऐसे ही पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो में पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले की 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कहा, क्यों ने कितनी सवारियां बिठाएगा रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाए लाई हैं, उतार बने वे मेरी सवारी हैं। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जे मेरो गांव है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पर टेम्पो चलावो, भुला देंगे, होश में रहियो। बल्ले भी कम नहीं था। उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकाल पावेगो, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भावों के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियाँ बिछाई गई थीं, जिसे पर परीक्षार्थी बैठाए गए थे। घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर को एक दो बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बुलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह कोई औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले
पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस ने सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया, तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि इस 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ, तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, "जे तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है।" दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, "आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं।" घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। जॉइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, "दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है।" जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियां खाली छूट गईं, पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह उसका हमेशा उनका एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं, बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी, तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, "आज जौरा में टूर्नामेंट है। 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं।" मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब खर्च हो गए। तब से न पापा आए, ना ही उन्होंने तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही है। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, "मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या? मैच खेलवे जानो है।" मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, "मुझ पे ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीने से मुंह ना दिखायो, मैं उधार मांग के घर चलाए रही हूँ।" मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौरा के मंडी गार्डन पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थीं। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड के में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। "हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मज़ा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट, पिच पे मती चले। काली शर्ट, वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा।" आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था।
मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच के में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना दिए। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहले 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह प्रभावित हुआ था। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन गा दी, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह के आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव की टीम हार रही थी। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था। तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक की हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह के आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री में अपने गांव का सम्मान जौरा भी बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए हैं, उन्हें 1 महीना हो गया पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है? 1-1 महीने नौकरी पर ना जाया जाए। मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता ने नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंची आवाज के स्वर में जवाब दिया,
तू काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें। लेकिन पिता इस तरह के खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गयो। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वह अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गयो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल पास, यश अपयश, उन्नति अवनति, हानि लाभ से परे थे उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया, उसे एक दो बार हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी न छू पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गयो, और इनके कान पे जू न रेंगती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कुछ पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो, है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं आई। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज़ में निष्कर्ष वाक्य बोलो, अगले साल है जाएगा पास। इतना कहकर वह लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारवे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है, तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियाँ पढ़ने का शौक था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल का कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश को उत्तर देते हुए कहा, मुझे समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूँ? तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गयो, न को बाल्टी खींच दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया। लल्ला टू फर्स्ट से पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराशा फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो दूर बात। मनोज अपने सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कछू ना धरो, बीए एमए चप्पल चटका रहे हैं, तू तो कोई काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा,
पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने अपने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगो, परेशान ना हो तू, रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसलिए अपनो पुरानो टेम्पो बेच रहो है 40,000 में। महीने के 8-10 हज़ार कहूँ ना गए, मैं चला लेंगो। मनोज जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद अब उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी। उसने आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराए की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल दिया, और जिनके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधारी मांगती हो, तब इज्जत ना जावते। मोड़ा मेहनत करके कछु करवो चाह रहे हैं तो जो मदद करवे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। उसे लगा कि वह पिता टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता तो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे। उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकल तो जल्दी रोटी बना, खा के जाऊंगो। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कमलेश के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो त्यो एन मौके पे भजी गए हो, अब मुझसे का चाहत है, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊँ? बहुत देर चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार मिल जावेंगे, जेवर रखे हैं गिरवी रख दूंगी। 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठे करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया, छैरा भर्रा बागचीनी मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गईं। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरे मोड़ा कमाल लगे हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमाकर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्ला रहा, कायरा कही थी ना, जा रोड पर टेम्पो चलाना भुला देंगे, अब चला टेम्पो। अब वह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब बस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ आ गया कि लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं।
थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया गया है। थानेदार ने दीवान के आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस के मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है। दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू कर दिया। मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा के अपने पास लाया हूँ, आपके पास लाया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपनी असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं, अब जाओ। लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनको टेम्पो यहाँ खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बन गया था। रात हो रही थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए, निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से। आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थीं। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना करे। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात।